एक दौर ऐसा भी था जब लड़कियों का जन्म सिर्फ शादी के लिए और किसी और का घर संभालने और उसका वंश बढ़ाने के लिए होता था। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी ही रोचक कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कहानी की मुख्य पात्र है धनिका, जिसके नाम पर ही ये पूरा संस्करण है और इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी और ये मेरी पसंदीदा लेखिका हैं। इनके और भी संस्करण, कथा संग्रह, उपन्यास मैंने पढ़ रखे हैं। धनिका एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक लड़की है जिसका पूरा जीवन सिर्फ एक अतृप्त व्यक्तित्व बन करके रह गया। धनिका की और भी 3 बहनें हैं और सबसे छोटा एक भाई, जो कि अपने माँ बाप के पूरे लाड़ और प्यार का इकलौता हकदार है। और उसके बाद जो कुछ भी छोटा टुकड़ा बचता वो सबसे छोटी बहन प्रेमा के हिस्से आता। क्यों? क्योंकि वो ही एक ऐसी भाग्यशाली है जिसके बाद उस घर में एक भाई का या एक बेटे का जन्म हुआ। बड़ा परिवार और संकुचित आय होने के कारण धनिका को अपना बचपन अपनी दादी की सेवा उनके साथ रह करके बिताना पड़ा। दादी भी पुराने जमाने की कठोर महिला थी। धनिका को हमेशा ताने उलाहने यही सब दिया करती थी। उनके तानों में हमेशा ये बात होती थी कि तेरी जगह अगर एक बेटा जन्मा होता तो आज मेरे बेटे का सहारा बनता, पर तेरा जन्म हुआ, तेरी शादी करने में ही मेरे बेटे की सारी कमाई चली जाएगी, दहेज की मांग होगी। ये सब सुन करके धनिका को बहुत तकलीफ होती कि क्या उसका जन्म इतना दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या उसने जन्म खुद से मांगा था? पर चूँ न कसती, क्योंकि उसे ये शिक्षा नहीं दी गई थी। ये कथा उस दौर की है जब घर में जिस दिन बेटी का जन्म होता था उस दिन से ही उसके विवाहित होने तक सारा समय केवल उसके विवाह की ही चिंता में माँ बाप व्यतीत कर देते थे कि अच्छा घर वर मिल जाए, ज़्यादा दहेज की मांग न हो। और यही सब चिंताएं उन लड़कियों से उनके माँ बाप की तरफ से मिलने वाला प्यार और दुलार छीन लिया करती थी। इसका बहुत हद तक श्रेय दहेज प्रथा को भी जाता है, जो वाकई में उस वक्त की सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसके आड़े लड़कियों को प्यार नहीं मिल पाता था। बहरहाल वह दिन भी आया जब धनिका अपनी दादी के अपमान भरे चंगुल से आज़ाद हो गई। उसकी दादी का देहांत हो गया, पर वह ज़्यादा दिन खुश न रह सकी, क्योंकि उसकी माँ के उलाहने ने अब उसकी दादी की जगह ले ली थी। धनिका को ज़्यादा तकलीफ तब होती जब वह अपनी छोटी बहन और अपने भाई को अपनी मनमानी करते देखती और फिर भी माँ को टोकते न देखती। तो धनिका सोचती कि क्या उसका घर की सबसे बड़ी बेटी होना ही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, या बेटी होना ही दुर्भाग्य है। खैर, धीरे धीरे दिन बीते और वो दिन भी आया जब धनिका की शादी तय हो गई और उसे अब इस परिवार जहाँ प्यार के नाम पर बस शादी की चिंता जताई जाती थी, उससे दूर जाकर सिर्फ अपने पति के साथ रहना था और सब कुछ उसके मन मुताबिक होना था। धनिका विदा हो गई। नया घर, परिवार, गृहस्थी, सब कुछ अब धनिका के हिसाब से था। धनिका का पति संजय अपना सारा प्यार और समय धनिका पर लुटा रहा था, जिसे धनिका समेटते समेटते निहाल हुए जा रही थी। फिर वो दिन भी आया जब ये सारा प्यार, नाज, नखरे किसी विलाप में बदल गए। धनिका माँ बनने वाली थी और 9 महीने प्रसव के बाद उसने स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया और ममता के सागर में समा गई। दोनों पति पत्नी की सारी दुनिया ही ये छोटा सा मेहमान हो गया। पर छोटा सा मेहमान बनकर ही रह गया। एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी कि धनिका और संजय की बसी बसाई प्यार की दुनिया ही उजाड़ कर चली गई। धनिका तो जैसे जिंदा लाश सी बन गई थी और ऐसे में वो अपने पति संजय की ओर आस भरी दृष्टि से
देख रही थी, जहाँ उसे निराशा ही मिल रही थी। अभी ये दुख कुछ कम न था कि धनिका दोबारा से माँ बनी, पर उसका अचानक से गर्भपात हुआ और गर्भधारण सही से न हो पाने के कारण उसका गर्भ ही निकालना पड़ा। अब तो जिस छोटी सी आस के सहारे वो दोनों जी रहे थे, वो भी छिन गया और धनिका का गर्भविहीन होना संजय को खाए जा रहा था और धनिका से दूर किए जा रहा था। धनिका का गर्भविहीन होना संजय को खाए जा रहा था और धनिका से दूर किए जा रहा था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की ये दूरी ने खाई का रूप ले लिया था, जो दिन प्रतिदिन गहरी ही होती जा रही थी और दोनों केवल अपने अपने बचे खुचे दिन काट रहे थे। इस दूरी को धनिका की माँ ने भांप लिया था, क्योंकि अब उसकी माँ भी अकेली हो गई थी। उसके पति यानी धनिका के पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो कुछ दिनों के लिए धनिका की माँ और छोटी बहन प्रेमा धनिका के यहाँ दुर्ग रहने आते हैं और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। धनिका की छोटी बहन प्रेमा बहन से अब उसकी सौत बन जाती है, क्योंकि प्रेमा की भी शादी नहीं हो पा रही थी और जो शादी करवाते उसके पिता अब वो भी नहीं रहे। तो संजय ने प्रेमा के इस अधूरेपन का फायदा उठाया और अपने जीवन का अधूरापन पूरा कर लिया, बिना ये सोचे कि धनिका पर अब क्या गुजरेगी, वो कैसे रहेगी। पर कहते हैं ना, विषम परिस्थिति कभी कभी इंसान को ज़्यादा दृढ़ बना देती है। अपनी बहन और अपने पति की इस धोखेबाजी को ही धनिका ने अपना हथियार बना लिया और चूंकि वो दोनों ने ही धनिका को छला था, तो अपराध बोध के कारण वो दोनों ही उसके आगे नतमस्तक थे। अब देखिए समय को किस तरह से नया करवट दिया है मधु जी ने। प्रेमा माँ बनी, संजय को पुत्री मिली और धनिका को जीने का सहारा मिला। धनिका पूरे अधिकार के साथ प्रेमा के बच्ची को अपना बना लेती है और वो बच्ची भी धनिका को ही माँ मानती है। अब यहाँ दुर्बल, सबके उलाहना और सबके तिरस्कार के नीचे दबी धनिका किस तरह से अब यहाँ दुर्बल, सबके उलाहना और तिरस्कार के नीचे दबी धनिका किस तरह से अपनी कमी को ढांकते हुए उच्च शिखर पर विराजमान हो जाती है और प्रेमा आजीवन अपराध बोध और सौत का तमगा लिए उलाहना भरी नजरें सहती है। कुछ सालों बाद प्रेमा पर वही दुख का पहाड़ टूटता है, संजय के मृत्यु के समाचार के साथ। पर धनिका के लिए तो संजय उसी दिन मर चुका था जब वह उसे उस अपराध की सजा देता जो धनिका ने किया ही नहीं था, गर्भहीनता का। कहानी का अंत बड़ा ही रोचक है कि सजा कौन भुगत रहा है, वो जो गर्भविहीन है या वो जो गर्भ धारण करने योग्य है। जो गर्भविहीन है वो मातृत्व सुख से ओतप्रोत है और जो गर्भ धारण कर सकती है और 2 बच्चे जने हैं, वो अपने इस गर्भ धारण कर पाने की ही सजा ताउम्र पाएगी। अब सब ये कहानी जरूर पढ़िएगा। मैंने तो सिर्फ संक्षिप्त विवरण दिया है, आप सभी से पूरा पढ़िए। मध्यम वर्गीय परिवार की सहजता, जटिलता का बहुत ही सुंदर उल्लेख है। धनिका। नमस्कार। कहानी कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।